नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ या विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट का यूनिट 2 अध्ययन विषयों का ऐतिहासिक पक्ष का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके 75 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों की सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोगों का पेपर 8:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा, अर्थात 8:30 से 10:30 तक पेपर होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट, इसका यूनिट 2 अध्ययन विषयों का ऐतिहासिक पक्ष हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन्स, इसका पार्ट 1 हल करेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा है जो यूनिट, उसको छोटा छोटा करके हल करेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ लिंक आप प्लेलिस्ट BD 202-105 दिया गया है। 202 मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकंड सेमेस्टर आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए, और जो आगरा यूनिवर्सिटी में बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर में हैं उनका पेपर 105 अर्थात BD 105 विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जो आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे री एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर वार्षिक एग्जाम देंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस जगह पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। क्लियर? तो आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी के हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के हैं, जो बच्चे बीएड सेकंड सेमेस्टर देने जा रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। और आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर BD 105 पेपर के लिए, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी में अभी सेमेस्टर वाइज नहीं है। ठीक है, तो हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का विकास किसके बल पर है? सामाजिक विज्ञान का विकास किसके बल पर है? ये समाज, जीवन स्तर, पर्यावरण, उपयुक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान का विकास किसके बल पर है? सही जवाब हो जाएगा D, उपयुक्त सभी, अर्थात समाज, जीवन स्तर, पर्यावरण, सभी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का संबंध है A मनुष्य के जन्म से, B मनुष्य के संगठन से, C मनुष्य के विकास से, D उपयुक्त सभी से। सामाजिक विज्ञान का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा D, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, भाषा का अर्थ है A व्यक्त वाणी, B बोलना, C A B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो भाषा का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा C A B दोनों, व्यक्त वाणी और बोलना दोनों। अगला प्रश्न है, छात्रों को चारित्रिक निर्माण में सहायता करना तथा उनकी भाषा को उन्नत करना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? A शुद्धता, B गति, C शुद्धता एवं गति, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 4 का ध्यान रखना, C शुद्धता एवं गति दोनों। अगला प्रश्न है, मौखिक कौशल में ध्यान रखने योग्य बातें हैं A शुद्ध उच्चारण, B शुद्ध संप्रेषण, C A B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 5 का C A B दोनों। अगला प्रश्न है, भाषा में कौन कौन से रूप होते हैं? A मौखिक, B लिखित, C संकेतिक, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा D, उपयुक्त सभी। मौखिक, लिखित, संकेतिक सभी होते हैं, तीनों रूप हैं। ठीक है, भाषा के आप ध्यान रखना 2 भागों में, पहले शाब्दिक, अशाब्दिक। ठीक है, और शाब्दिक में देखेंगे कौन सा हो जाएगा? मौखिक, लिखित। मौखिक मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं, बोलते हैं, लिखित मतलब जो लिख बात करते हैं। अशाब्दिक में क्या है? वाणी संकेत, स्पर्श, चक्षु संपर्क एवं
मुद्राएं। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, बोलने में किस अभिव्यक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है? ए मौखिक, बी लिखित, सी ए बी दोनों, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त कोई नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बोलने में किस अभिव्यक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बोलने में ए मौखिक। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, मौखिक होता है। ठीक है, बोलने में किस अभिव्यक्ति भूमिका महत्वपूर्ण है तो मौखिक, लिखित मतलब लिखित हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की क्रियाओं में से सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है। ए सुनने, बी बोलने, सी पढ़ने, डी लिखने की। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, सबसे ज़्यादा सुनना पड़ता है मतलब। अगला प्रश्न है, अच्छा वाचन के बिना ना तो व्यक्ति अच्छा प्रवक्ता बन सकता है ना ही अच्छा ए लेखक, बी वक्ता, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए लेखक। तो अच्छे वाचन के बिना न तो व्यक्ति अच्छा प्रवक्ता बन सकता ना ही अच्छा लेखक। ठीक है, यहाँ प्रवक्ता आ ही गया था इसलिए वक्ता नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट का तात्पर्य है बोलना कहलाता है। ए उच्चारण, बी भाषण, सी उच्चारण तथा भाषण, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी। तो उच्चारण तथा भाषण का तात्पर्य ही बोलना कहलाता है। अगला प्रश्न है, लिखित रूप में सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं। ए मात्राओं का ज्ञान, बी मात्रा लगाने का तरीका, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण समस्या के निराकरण हेतु करना चाहिए। ए हिंदी की आधारभूत संरचना का निर्माण, बी आधारभूत शब्दावली का संरचना संचयन, सी आधारभूत शब्दावली का वर्गीकरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदी की लिपि है। ए गुरुमुखी, बी फारसी, सी देवनागरी, डी में से कोई नहीं है। अगर आप लोग देखें कल का प्रैक्टिस है तो उसमें हम लोग इस पर बात किए थे। ठीक है, तो हिंदी की लिपि है, सही जवाब हो जाएगा सी देवनागरी। और हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं, भाग 17 में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी का व्याकरण संरचना में ध्यान रखा जाता है। ए लिंग का, बी वचन का, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, लिंग और वचन दोनों का। अगला प्रश्न है, प्रत्येक भाषा के पक्ष माने जाते हैं। ए पढ़ना, बी लिखना, सी व्याकरण, डी उपयुक्त तीनों। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी तीनों। प्रत्येक भाषा के पक्ष पढ़ना, लिखना और व्याकरण तीनों है। अगला प्रश्न है, कक्षा में इकाई को पढ़ाने के बाद उसे किन भागों में बांटा जाता है। ए उप इकाइयों, बी दैनिक पाठों, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, ए बी दोनों, उप इकाई और दैनिक पाठों दोनों। अगला प्रश्न है, छात्रों में शुद्धता तथा शीघ्रता का अभ्यास डालने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि उन्हें यथासंभव अधिकाधिक मात्रा में प्रश्न हल करने का अभ्यास कराया जाए। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए प्रोफेसर कुप्पुस्वामी अयंगर का। अगला प्रश्न है, संख्यांक पाठन की पद्धति होती है। ए भारतीय पद्धति, बी रोमन पद्धति, सी अंग्रेजी पद्धति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय पद्धति में संख्या लिखना प्रारंभ की जाती है। ए बाईं ओर, बी बीच में से, सी दाईं ओर, डी में से कोई नहीं। तो भारतीय पद्धति में संख्या लिखना प्रारंभ की जाती है। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए बाईं ओर से। आपको भी पता है, अपने बुक में आप लिखते होंगे। मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं। ठीक, तब ये बाईं ओर से, ठीक है, बाईं ओर से दाईं ओर तक जाते हैं, क्योंकि ये जो है बाईं ओर है, ये दाईं ओर है, तो बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, बाईं ओर से। अगला प्रश्न है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा 20 का बी 9। ठीक है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999। अगला प्रश्न है, गणित में शीघ्रता एवं शुद्धता का गुण व्यक्ति को बनाता है। ये व्यवहारिक, बी सफल, सी व्यवहारिक एवं सफल दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी व्यवहारिक एवं सफल दोनों। अगला प्रश्न है, लगभग 80% पिछड़े छात्रों का शारीरिक विकास मंद गति से होता है। यह कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा सी बर्ट का। अगला प्रश्न है, अनुपस्थिति में प्रायः बालक किसी महत्वपूर्ण कार्य से वंचित हो जाता है। विशेषता अंकगणित में और उसकी
पूर्ति वह कभी नहीं कर पाता है। किसी आधारभूत प्रक्रिया में दुर्बलता यथा भाग अथवा साधारण भिन्न में उसे सदा के लिए पीछे कर देते हैं। यही क्या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना बी, ओडन का। ग्रीक कार्य अभ्यास के लिए दिया था, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, अशुद्धियां पाई जाती हैं इस सिद्धांत संबंधी भी, जोड़ व घटाने संबंधी सी, ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, ए सी दोनों, सिद्धांत और जोड़ घटान संबंधी दोनों में। अगला प्रश्न है, निगमन विधि का उपयोग है, ए सूत्र की स्थापना भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना सी, सूत्र का प्रयोग डी, मानसिक क्षमता बढ़ाना। तो निगमन विधि का प्रयोग है, सही जवाब हो जाएगा सी, सूत्र का प्रयोग। निगमन विधि का मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर, ठीक, नियम के अनुसार चलना। निगमन विधि जब एक शिक्षक कार्य करते समय पहले से स्थापित किसी नियम या सूत्र का उपयोग करते हुए किसी उदाहरण को कम समय में स्पष्ट कर देता है तो उसे निगमन उपागम कहते हैं। निगमन के समय नकारात्मक सूत्र प्रभावित रहते हैं, जैसे कि अज्ञात से ज्ञात, सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, संश्लेषण से विश्लेषण, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहले उदाहरण देना तथा उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना यह क्रिया संबंधित है। ये निगमन विधि से बी, आगमन विधि से सी, संश्लेषण विधि से डी, विश्लेषण विधि से। तो पहले उदाहरण देना, उसके बाद उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, यह किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा बी, आगमन विधि से, ठीक है। निगमन विधि में क्या है, नियम के अनुसार चलता है, पहले नियम बताते फिर उदाहरण। लेकिन आगमन विधि में क्या है, पहले उदाहरण देते हैं उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। तो गलत मत करना आप लोग, मॉडल पेपर में गलत दिया गया, मॉडल पेपर में कई प्रश्न गलत दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आगमन विधि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। आगमन विधि में क्या है, उदाहरण से नियम, स्थूल से सूक्ष्म, विशिष्ट से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त तक, ठीक है। सारी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है, हम लोग देख ही चुके हैं, तो सही जवाब हो जाएगा सी, आगमन विधि में। आगमन विधि शिक्षण सूत्र है, जब एक शिक्षक किसी उदाहरण के सहयोग से विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए किसी नियम तक पहुंचता है, ठीक है। इसमें वह सकारात्मक सूत्रों के सहयोग लेता है, इसे ही आगमन उपागम कहते हैं, ठीक है। इस उपागम से में ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म तथा विश्लेषण संश्लेषण का सूत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित है। एक ज्ञान का समग्र रूप बी, ज्ञान संबंधी सूत्र का प्रतिपादन सी, ज्ञान का विखंडन डी, ज्ञान संबंधी सूत्र का प्रयोग। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, ज्ञान का विखंडन। अगला प्रश्न है, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। ए विश्लेषण विधि का, बी आगमन विधि का, सी निगमन विधि का, डी ह्यूरिस्टिक विधि का। तो ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सही जवाब हो जाएगा ए, विश्लेषण विधि का। अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि से स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है, या कथन किसका है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोफेसर यूंग का। अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि तथा व्यास से संबंध वृत्त से परिधि तथा व्यास से संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत उपयुक्त है। तो वृत्त के परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत उपयुक्त है। ए विश्लेषण विधि, बी संश्लेषण विधि, सी आगमन विधि, डी प्रयोगात्मक विधि। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, विश्लेषण विधि में। अगला प्रश्न है, किस विधि में नवीन विषय की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है। ए विश्लेषण विधि, बी निगमन विधि, सी आगमन विधि, डी संश्लेषण विधि। सही जवाब हो जाएगा सी, आगमन विधि में, ठीक है। आगमन विधि इसमें क्या होता है, उदाहरण द्वारा नए नियम स्थापित किए जाते हैं। निगमन में क्या होता है, नियम के अनुसार चलते हैं, ठीक है। शिक्षण जो है, शिक्षार्थी जो है सामान्य से विशेष की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ठीक है, सूत्रों के उदाहरण की ओर अग्रसर होता है। गणित विषय में अभ्यास किया जाता है इस सूत्रों का, विनियम का, सी सिद्धांत का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी का।
अगला प्रश्न है, लिखित अभ्यास कार्यों में उचित कुशलता किस प्रकार आती है? ए लिखित कार्यों से, बी गृह कार्यों से, सी मौखिक कार्यों से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा ए लिखित कार्यों से। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, BD 105 उनका अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उस पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। ए सरल, बी कठोर, सी अत्यधिक सरल, डी अत्यधिक कठोर। सही जवाब हो जाएगा बी कठोर। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए तो कठोर। अगला प्रश्न है, ग्लोब में जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर बनी होती हैं उन्हें कहते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? ए अक्षांश, बी समांतर रेखाएं, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी, ए बी दोनों। ठीक है, जो इस तरह से चलती हैं रेखाएं रहती हैं इसे अक्षांश रेखाएं या समांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषुवत को हम कितना अक्षांश मानते हैं? विषुवत को हम कितना अक्षांश मानते हैं? सही जवाब हो जाएगा 37 का ए 0, जो एकदम बीच में है इसको विषुवत कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो अक्षांश विषुवत रेखा के 23 सही 1/2 उत्तर में स्थित है वह है, ध्यान रखना उत्तर में, ये 0 हो गया। इसके जो उत्तर में 23 सही 1/2 है उसे क्या कहते हैं? और जो 23 सही 1/2 दक्षिण में है उसे क्या कहते हैं? इस सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए मकर रेखा, बी कर्क रेखा, सी आर्कटिक रेखा, डी अंटार्कटिक रेखा। तो जो अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23 सही 1/2 स्थित उसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 38 का बी कर्क रेखा। ठीक है, और जो दक्षिण में जैसे मान लीजिए 0 है, इधर है तो ये कर्क रेखा उत्तर में है, और दक्षिण में तो इसे मकर रेखा कहते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, भूलना नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का बी। ठीक है, उत्तर में है तो कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, ग्लोब पर उत्तरी या दक्षिणी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए देशांतर रेखा है। ठीक, उत्तर दक्षिण पूछ रहा है। अभी तक क्या था, इस तरह से था, जैसे क्या बोलते थे विषुवत रेखा या समांतर रेखा, लेकिन अभी पूछ रहा है उत्तर दक्षिण, मतलब इस तरह से पूछ रहा है, जो खड़ी रेखाएं रहती हैं इन्हें क्या करते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, 39 का सही जवाब हो जाएगा ए। जो लोग थोड़ा सा जीएस वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उनको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को याद हो जाएगा, नॉर्मल है। आप लोग ध्यान करें, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट BD 102 दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी 202 की। ठीक है, BEd सेकंड सेमेस्टर की, और 105 इसलिए लिख दिए हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी बच्चे भी जो फर्स्ट ईयर में हैं देख सकते हैं BD 105 का। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा से पढ़ाई करते रहे, आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे भी जब फिर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के 360 डिग्रियां पार करने में कितना समय लगता है? सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार किया जा सकता। अगला प्रश्न है, एक योग्य नागरिक को किन किन बातों की सुरक्षा करना आवश्यक होता है? ऐतिहासिक परंपरा की, भी आध्यात्मिक शक्ति की, सी सांस्कृतिक की सुरक्षा, संस्कृत की सुरक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो योग्य नागरिक को किन किन बातों की सुरक्षा करना आवश्यक होता है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रचलित पाठ्यक्रम में किस प्रकार की शिक्षा हेतु व्यवस्था नहीं है? ये तकनीक, भी व्यवसायिक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, तकनीक और व्यवसायिक दोनों। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर के बालकों का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ए शिक्षा केंद्रित, बी बाल केंद्रित, सी छात्र केंद्रित, डी पाठ्यक्रम केंद्रित। तो प्राइमरी स्तर के बालकों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा बी बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए मनोवैज्ञानिक है ये। ठीक है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को परंपरागत पाठ्यक्रम भी कहते हैं। परंपरागत पाठ्यक्रम के स्वरूप में विषय वस्तु को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक तथा उसकी रुचियों एवं योग्यताओं को महत्व नहीं दिया जाता है। इससे शिक्षक ही सर्वेसर्वा होता है। ठीक है, जो विषय केंद्रित होता है इसमें शिक्षक ही सर्वेसर्वा होता है। अगला प्रश्न है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में किन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता? ए रुचियों का, बी आवश्यकता का, सी योग्यताओं का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए ये क्रियाओं को, भी वस्तुओं को, सी विषयों को, डी उपयुक्त सभी को। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी उपयुक्त सभी को। अगला प्रश्न है,
प्रभावी पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो ए सरल भी, कठोर से अत्यधिक सरल, डी उपयुक्त सभी। प्रभावी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रभावी पाठ्यक्रम सरल, कठोर, अत्यधिक सरल भी होना चाहिए, तो सभी होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौखिक गणित का लाभ है ए समय व श्रम की बचत, बी शुद्धता का विकास, सी मानसिक क्षमता का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, 48 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लिखित कार्यों द्वारा विकास होता है ए बुद्धिमत्ता, बी सामाजिक, सी शारीरिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है, लिखित कार्यों को किया जाना चाहिए ए सुंदर व स्पष्ट व सुंदर लिखाई में, बी चिन्हों में, सी पुनः लेखन में, डी उपयुक्त सभी में। तो लिखित कार्यों को किया जाना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा ए स्पष्ट व सुंदर लिखाई में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। बहुत सरल है, तो आप लोग ध्यान रखना, डी निगमन में। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, आगमन विधि की मुख्य विशेषता क्या है? उदाहरण से नियम तक, स्थूल से सूक्ष्म, विशिष्ट से समान, ज्ञात से अज्ञान, मूर्त से अमूर्त। निगमन विधि में क्या है? सूक्ष्म से स्थूल तक, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, ये निगमन विधि में। ठीक है, अमूर्त से मूर्त, नियम से उदाहरण तक। अगला प्रश्न है, किस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता? ध्यान रखना, स्थायी नहीं होता पूछ रहा है। ये निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। किस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता? सही जवाब हो जाएगा ये निगमन विधि में। निगमन विधि में ज्ञान जो प्राप्त होता है वह स्थायी नहीं होता, आगमन विधि में स्थायी होता है। निगमन विधि की सीमाएं या दोष क्या है? इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट, अस्थायी होता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। यदि बालक की तर्क, विचार, निर्णय शक्ति विकास में सहायक नहीं है। ठीक है, और यह जो है विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि यह स्मृति केंद्रित विधि है। यह विधि खोज करने की अपेक्षा रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल देती है, अतः छात्र की मानसिक शक्ति का विकास नहीं हो पाता है। हिंदी प्रारंभ करने वालों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए विभिन्न सूत्रों, नियमों आदि को समझना बहुत कठिन होता है। आगमन विधि क्या है? इसे विश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के माध्यम से नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं। या शिक्षण विधि बाल केंद्रित है, जो कि विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। ठीक है, तो आगमन विधि, इस पॉइंट को ध्यान रखना, आगमन विधि क्या है? बाल केंद्रित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। या एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि है, क्योंकि इस विधि के द्वारा ही विद्यार्थी स्वयं ज्ञान को खोजने का प्रयत्न करता है। या शिक्षण विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर सिद्धांत का कार्य करती है। यह विधि व्याकरण को पढ़ाने की सरल विधि है। इस विधि द्वारा बालक प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। ठीक है, तो आगमन विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना होता है तो सबसे उपयुक्त विधि है? सही जवाब हो जाएगा ए आगमन विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण द्वारा छात्रों को बनाया जाता है तो ए बुद्धिमान, बी चतुर, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, ए बी दोनों। ठीक है, चतुर और बुद्धिमान दोनों। अगला प्रश्न है, दूसरे के विचारों और तर्क वितर्कों को समझने का प्रयत्न करने संबंधी उद्देश्य होता है। ये प्रयोगात्मक उद्देश्य बी, दृष्टिकोण संबंधी उद्देश्य सी, दक्षता संबंधी उद्देश्य डी उपयुक्त सभी। दूसरों के विचारों, तर्क वितर्क को समझने का प्रयत्न कैसा उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, उपयुक्त सभी है। ठीक, प्रयोगात्मक उद्देश्य भी है, दृष्टिकोण संबंधी तो है ही, दक्षता संबंधी उद्देश्य भी है। अगला प्रश्न है, ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्यों को बांटा जाता है ए 6, बी 4, सी 8, डी 3। तो ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में। ठीक है, 56 का सही जवाब हो जाएगा। चाहे ज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो, क्रियात्मक हो, सभी 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। संज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान बोध, इसमें क्या क्या है? ज्ञान बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और जो है मूल्यांकन है। ठीक, ये 6 भाग हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान वर्ग के लिए आवश्यक है ए बोध वर्ग, बी मूल्यांकन वर्ग, सी शिक्षा वर्ग, डी उपयुक्त सभी। तो ज्ञान वर्ग के लिए आवश्यक क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौखिक गणित में प्रश्नों का उत्तर निकाला जाता है ए मन से, बी कागज में, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो मौखिक गणित में प्रश्नों का उत्तर कैसे निकाला जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, मौखिक मतलब मन से, तो मन में। अगला प्रश्न है,
गणित की किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग प्रायः होता है? ए विश्लेषण विधि का, बी आगमन विधि का, सी निगमन विधि का, डी ह्यूरिस्टिक विधि का। तो रेखा गणित के किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग प्रायः होता है? सही जवाब हो जाएगा ए विश्लेषण विधि का। अगला प्रश्न है, आगमन विधि का दोष है, तो सही जवाब हो जाएगा 60 का बी। बालक अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के आगमन विधि उपयुक्त है, सही जवाब हो जाएगा 61 का ए। सूत्र स्थापना के लिए आगमन विधि सूत्र को स्थापित करने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह विधि प्रेक्षणों द्वारा सिद्धांत बनाती है। अगला प्रश्न है, गणित का पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 62 का ए, क्रिया केंद्रित। अगला प्रश्न है, ध्यान रखें, गणित का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होता है, इसके लिए प्रयोगात्मक कार्य अधिक से अधिक रखा जाए। गणित की वह विषय वस्तु जो प्रयोगात्मक नहीं हो सकती, उन्हें खेल विधियों से आकर्षण एवं सरलतम विधियों से छात्र पहुंचाया जाए। अगला प्रश्न है, बेकन के अनुसार गणित के विज्ञान के साथ क्या तुलना की गई है? ए विज्ञान के सिंहद्वार कहा गया है, बी विज्ञान की कुंजी कहा गया है, सी ये भी दोनों दिन में से कोई नहीं। तो बेकन के अनुसार गणित की विज्ञान के साथ क्या तुलना की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों। विज्ञान का सिंहद्वार कहा गया और विज्ञान की कुंजी कहा गया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की पाठ सामग्री के पक्ष में कौन कौन से होते हैं? तो एक ज्ञान पक्ष, क्रिया पक्ष, भाव पक्ष, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। पाठ्यक्रम विषयों को सबसे अधिक महत्व मातृभाषा का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कला व संगीत का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ए रुचिपूर्ण, बी प्रगति करने वाला, सी शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति करने वाला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संगीत शिक्षा का उद्देश्य है इस संवेगों का विकास, बी आवाज का विकास, सी आध्यात्मिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष रूप से संगीत शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है? ये शिक्षा विभाग, भी माध्यमिक शिक्षा परिषद, सी, ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ये भी दोनों, शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा परिषद दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में 3 प्रकार की भाषाओं को महत्व दिया गया है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अगला प्रश्न है, विज्ञान विषय में विषय वस्तु के कितने रूप बताए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। संकेंद्रीय रूप, कड़ी संपर्क और संयोजन रूप, तीनों। अगला प्रश्न है, विज्ञान पाठ्यक्रम की शैली कौन सी होती है? ए उपकरणीय पाठ्यक्रम शैली, बी अंतःक्रियात्मक पाठ्यक्रम शैली, सी व्यक्तिशा पाठ्यक्रम शैली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी, ठीक है। 69 का सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का संबंध होता है, ए छात्रों की आवश्यकताओं से संबंधित, बी रुचियों से संबंधित, सी स्तरों से संबंधित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इतिहास का संबंध होता है, सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, भूतकाल से, जो बातें बीत गई है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की पाठ सामग्री का संगठन किस आधार पर होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों, वातावरण पर आधारित और परिस्थितियों पर आधारित, दोनों पर। अगला प्रश्न है, गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, नेपोलियन का, नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार गणित उन्नति तथा सुधार देश की संपन्नता से संबंधित है। इस कथन से उन्होंने गणित की उपयोगिता मूल्य का उल्लेख किया। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, शंकराचार्य का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, सही जवाब हो जाएगा 75 का, ध्यान रखना ए, 1976 में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति घोषणा के बाद 1981 में जनसंख्या नीति का कुछ संशोधन भी किए गए थे। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, 1952 में। भारत दुनिया में पहला देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। 1952 की अपनी ऐतिहासिक शुरुआत के बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम के नीतियों और वास्तविक कार्यक्रम के अनुरूप परिवर्तन भी किया। जनसंख्या शिक्षा गोष्ठी का आयोजन 1970 में कहाँ किया गया था? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, यूनेस्को द्वारा बैंकॉक में।
अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब स्वीकार किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए 1980 में। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम को 1 अप्रैल 1980 में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, दर्शन पर पाठचर्या का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं है। कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 79 का ए और रस्क का। अगला प्रश्न है, भारत में अध्ययन विषयों के आधुनिक पक्ष हैं। ए सर्वांगीण विकास से संबंधित शिक्षा भी, बालक बालिकाओं के सम्मान शिक्षा सी, शिक्षा का सर्वभौमता डी उपयुक्त सभी। भारत में अध्ययन विषयों के आधुनिक पक्ष हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आप लोग जवाब जरूर दीजिए, महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान का विकास किसके बल पर है? ये समाज भी जीवन स्तर से पर्यावरण डी उपयुक्त सभी। सामाजिक विज्ञान का संबंध है, ये मनुष्य के जन्म से भी, मनुष्य के संगठन से, मनुष्य के विकास से, डी उपयुक्त सभी से। भाषा का अर्थ है, ये वाणी भी, व्यक्त वाणी भी, बोलना सी, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। मौखिक भाषा में ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये शुद्ध उच्चारण भी, शुद्ध संप्रेषण सी, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। भाषा में कौन से रूप होते हैं? ये मौखिक भी, लिखित सी, संकेतिक डी उपयुक्त सभी। बोलने में किस अभिव्यक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है? ये मौखिक भी, लिखित सी, ये भी दोनों डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए? ये बाल केंद्रित, विषय केंद्रित सी, ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना की स्थापना कब की? 1980, 1981, 1982, 1983। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 202 105 दिया गया है, इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो 202 अर्थात विषयों की समझ विद्यालय विषय, इसका यूनिट 2 का पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, अभी पार्ट 1 हल कर रहे हैं यूनिट 2 का, ये पार्ट 2 हल करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त जो भी आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया, निवेदन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।